गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आज हम उपस्थित हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट लिविंग किंगडम के पार्ट 4 के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की पद्धतियां। सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जैविक वर्गीकरण की पद्धतियां। फर्स्ट है आर्टिफिशियल, सेकंड नेचुरल, and third is phylogenetic. वर्गीकरण की कृत्रिम पद्धति। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर वर्गीकरण करने से संबंधित कई सारे सिस्टम्स बनाए, जिन्हें हम सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण की अभी 3 पद्धतियां प्रचलित हुई स्टार्टिंग में, जिनमें से पहली आर्टिफिशियल है, कृत्रिम पद्धति। इस पद्धति में ये पद्धति जो है वो वर्गीकरण करने की बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जिसमें जीवों को केवल एक आध सुपरफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स का स्टडी करने के पश्चात उन्हें किसी न किसी ग्रुप में ऑर्गेनाइज, किसी न किसी ग्रुप में उन्हें टेबलाइज कर दिया जाता था। जैसे ऐसे एनिमल्स जो जल में रहते हैं उन्हें जलीय जंतुओं के नाम से जाना गया। जो टेरेस्ट्रियल है, स्थलीय जंतु जो जमीन पर, पृथ्वी पर रहते हैं, धरातल पर रहते हैं, शुष्क भूमि पर रहते हैं, उन्हें स्थलीय जंतु की श्रेणी में रख दिया गया। इसी प्रकार से जो दूसरे जीवों पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें परजीवी जंतु कहा गया। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें जीवों को उनके आवास के आधार पर ही अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाता है। अब जैसे है उसमें एम्फीबियंस भी आते हैं, रेप्टिलियंस भी हो सकते हैं, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स भी हो सकते हैं, फिशेस भी हो सकती हैं, मछलियां हो गए, मेढक हो गए, सरीसृप हो गए। ये अलग अलग कैरेक्टर्स वाले, अलग अलग ग्रुप में रखे जाने वाले एनिमल्स हैं, लेकिन केवल एक कैरेक्टर कि उसका हैबिटेट क्या है, उसका वासस्थान क्या है, बस इसी आधार पर ही उसे जलीय जंतु की श्रेणी में रख दिया गया। तो इस प्रकार की जो पद्धति है वर्गीकरण करने की, वो बहुत ही प्राचीन पद्धति थी, और इस आधार पर जो किया जाने वाला वर्गीकरण था वो बहुत ही कंफ्यूजिंग था। नाउ नेक्स्ट, नेचुरल सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की प्राकृतिक पद्धति। जहां एक और आर्टिफिशियल या कृत्रिम पद्धति जो वर्गीकरण की है, उसमें केवल एक या दो सुपरफिशियल कैरेक्टर्स को ध्यान में रख करके उसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, इसलिए वो बहुत कंफ्यूजिंग रहती है। लेकिन ये थोड़ा लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, जिसमें एनिमल्स का या प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो केवल एक या दो फीचर्स तक सीमित ना रह करके कुछ डिटेल, कुछ अधिक विस्तृत होता है, जिसमें जीवों का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसके संरचनात्मक संबंधों और प्राकृतिक उद्विकास पर आधारित होता है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को शामिल किया जाता है, लेकिन फिर भी इस वर्गीकरण के द्वारा जो एनिमल्स होते हैं उनकी जातिवृत्तीय इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाती है। वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि वो किस एंसेस्टर से, किस पूर्वज से वो बिलोंग कर रहा होता है। इसलिए थर्ड कैटेगरी आती है क्लासिफिकेशन की, जिसे हम
फाइलोजेनेटिक या जाति वृत्ति सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का है। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं व्हाट इज फाइलोजेनी। तो द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनी। किसी भी जीव के उद्रिकाशीय इतिहास को हम उसकी जाति वृत्ति कहते हैं कि वो किस प्रकार के एंसेस्टर्स से डेवलप हुआ है, उसके पूर्वज कैसे थे, उनके पूर्वजों को क्या कैरेक्टर्स थे। जब हम उसके इतने बहुत पीछे बैकग्राउंड में पहुंचते हैं और उसके पूर्वजों के कैरेक्टर्स को एक एक करके डिस्क्लोज करते जाते हैं, तो हमें एक रिलेशनशिप मिलती है और उस पद्धति पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे हम जाति वृत्तीय या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ हिरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह। वो कौन कौन से टैक्सॉन्स होते हैं, वो कौन से यूनिट्स हैं जिनके अंतर्गत हमें विभिन्न एनिमल्स को, प्लांट्स को कैटेगराइज करना है। उन छोटे छोटे यूनिट्स, छोटे छोटे समूहों जिन्हें टैक्सॉन कहते हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है, उसे हम वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह कहते हैं। द systematic framework of classification is called hierarchy of taxonomic categories। जो बिल्कुल वर्गीकरण करने का जो एक सिस्टमैटिक ढांचा होता है, जो प्रारूप होता है, उसे ही हम वर्गीकी के क्रमबद्ध समूह कहते हैं। इन समूहों को बड़े से छोटे छोटे समूहों की ओर ऑर्गेनाइज किया गया है। सबसे पहले लार्ज टैक्सॉन, उसके बाद धीरे धीरे करते छोटे और छोटे और छोटे, फिर स्मॉलेस्ट टैक्सॉन्स को वर्गीकृत किया गया है, अरेंज किया गया है। हिरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज या वर्ग के क्रमबद्ध समूह को लीनियर हिरार्की भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सबसे पहले कार्लस लिनियस ने ही दिया था। कार्लस लिनियस ने वर्गीकी के जो समूह थे, जो टैक्सॉन थे, उनकी संख्या 7 दी है। 7 हिरार्की हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला स्पीसीज। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जाति। जाति क्या है? नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विच रिसेंबल वन अनदर in all essential morphological and reproductive characters। जीवों का या समष्टि का एक ऐसा समूह होता है जो सभी आवश्यक संरचनाओं में समान हो, एक जैसे हो, और साथ ही साथ में उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी सिमिलर हो, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक बिल्कुल फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकें एक दूसरे से और फर्टाइल प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सकें। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम जाति या स्पीसीज कहते हैं। द टर्म स्पीसीज वाज फर्स्ट गिवन बाय जॉन रे। जॉन रे एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जाति शब्द या स्पीसीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नाउ नेक्स्ट अगला आता है जीनस। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज व्हिच आर रिलेटेड एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टर्स इन कॉमन। जीनस स्पीसीज के बाद दूसरी बड़ी यूनिट है, बड़ा टैक्सॉन है, जिसमें समान जातियों वाले और टैक्सॉन्स को एनिमल्स को शामिल किया गया है। इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेट एंड हैव फ्यूअर कैरेक्टर्स इन कॉमन। ये ऐसे जातियां इसमें आती हैं जिसमें समान प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ में उनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन भी रहते हैं, जैसे पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। इन तीनों में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें सेम जीनस सोलेनम में स्थान दिया गया है। इन तीनों का जो जीनस है वो सोलेनम है, जबकि ये तीनों ही अलग अलग जातियों के प्लांट्स हैं। थर्ड है फैमिली। सिमिलरली
It is a group of genus which have similar or fewer characters in common. ऐसी जातियों का समूह जो कुछ कैरेक्टर्स जिनमें कॉमन पाए जाते हैं उन्हें एक नए ग्रुप में रखा जाता है जिसे हम फैमिली या कुल कहते हैं. जैसे जीनस सोलेनम, पेटूनिया और डेटूरा, इन तीनों को एक ही फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है. नाउ फॉर ऑर्डर या गण, ऑर्डर कॉर्निवोरा. जंतु गण है, एक जंतु ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है जिसका नाम कॉर्निवोरा है. इसमें दो फैमिली एक साथ रखी गई है, एक है फेलिडी और दूसरी है कैंसिडी. क्योंकि जो फेलिडी और कैंसिडी जो अलग अलग फैमिलीज हैं, इनके कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होने की वजह से इन्हें एक ही ऑर्डर कॉर्निवोरा में एक साथ रखा गया है. बिकॉज बोथ आर कॉर्निवोरस, इनके एनिमल्स मांसाहारी होते हैं, इसलिए इन्हें एक ही ऑर्डर कॉर्निवोरा में स्थान दिया गया है. नेक्स्ट आता है क्लास. समान प्रकार के गण वाले, समान कैरेक्टर्स या कॉमन कैरेक्टर्स रखने वाले जो ऑर्डर होते हैं उनको एक नए ग्रुप में स्थान दिया गया है जिसे हम क्लास या वर्ग कहते हैं. जैसे जो मैमेलिया क्लास है, स्तनी वर्ग, तो स्तनी वर्ग में प्राइमेटा और कॉर्निवोरा दोनों ही फैमिलीज के एनिमल्स को, दोनों ही ऑर्डर के एनिमल्स को स्थान दिया गया है. प्राइमेटा भी इसमें रखा गया और कॉर्निवोरा भी रखा गया, क्योंकि कॉर्निवोरा और प्राइमेटा दोनों के में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं. नेक्स्ट फाइलम या डिवीजन. अब फाइलम वर्ड जो हमने पीछे बताया था कि वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है. इस टर्म का यूज सबसे पहले क्यूपियर ने किया था, जबकि डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है और इस टर्म को सबसे पहले इक्लर ने यूज किया था. वन आर मोर रिलेटेड क्लासेस हैविंग सम सिमिलर कैरेक्टर्स, कोरिलेटेड कैरेक्टर्स. ऐसे क्लास को जिसमें कुछ या अधिक कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं उन्हें एक ही प्रकार के फाइलम में या डिवीजन में रखा जाता है. नेक्स्ट है किंगडम. हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, हाईएस्ट टैक्सॉन ऑफ द क्लासिफिकेशन इज किंगडम, जगत. जैसे जितने भी मल्टीसेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जो एनिमल्स हैं उन्हें एनिमलिया किंगडम में, जबकि जितने भी यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है उन सभी को फाइलम किंगडम प्लांटी में स्थान दिया गया है. तो ये 7 हियरार्की है जिनके अंतर्गत ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है. एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं ह्यूमन को किस तरह से इन टैक्सॉन्स में वर्गीकृत किया गया है. ह्यूमन को किंगडम एनिमलिया में स्थान दिया गया, न कि केवल मनुष्य को बल्कि जितने भी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनमें न्यूक्लियस यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक होती है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, उन सभी और सेल वॉल एब्सेंट रहती है, उन सभी प्रकार के एनिमल्स को किंगडम एनिमलिया में स्थान दिया गया है. लेकिन अब इसमें से जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ इसमें कैरेक्टर जो होते हैं वो डिफर हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें उस ग्रुप से हटा करके किसी दूसरे ग्रुप में रखना पड़ता है और छोटे ग्रुप बनते हैं जिसमें दूसरा है फाइलम. तो ह्यूमन जो है वो फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया, क्योंकि अदर एनिमल्स की तुलना में मनुष्य का जो या अन्य दूसरे भी जो एनिमल्स होते हैं उनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहती है. तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होने की वजह से मनुष्य और मनुष्य के साथ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें कॉर्डेटा फाइलम में स्थान दिया गया. थर्ड है अब क्लास मैमेलिया. तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन अब उनमें इस कैरेक्टर के अलावा कुछ नए कैरेक्टर्स भी पाए जाते हैं जो कॉमन नहीं है, तो इसलिए उन्हें और छोटी छोटी क्लास में डिवाइड किया गया है. जैसे मैमेलिया, तो ऐसे एनिमल्स को इसमें स्थान दिया गया, ऐसे कॉर्डेट्स को इसमें रखा गया है विच हैव मेमरी ग्लैंड्स टू शक मिल्क देयर यंग वंस.
प्रकार से स्तनी वर्ग में ऐसे एनिमल्स को स्थान दिया गया जिनकी फीमेल्स में, जिनकी माताओं में अपने बच्चों को पोषण देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए मिल्क कराया जाता है, उन्हें मैमलिया क्लास में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है ऑर्डर प्राइमेटा। तो मनुष्य को ऑर्डर प्राइमेटा में क्यों रखा गया है? मैमल्स तो सभी हैं, लेकिन ऐसे मैमल्स जिनमें कॉलर बोन पाई जाती हो और ग्रैस्पिंग हैंड्स विथ फिंगर, जिनमें वस्तुओं को पकड़ने से संबंधित एडॉप्टेशंस वेल डेवलप्ड हो गई हो, ऐसे मैमल्स को ऑर्डर प्राइमेटा में स्थान दिया गया। इसके बाद इससे छोटी जो यूनिट आती है उसको हम होमिनिडी एंड फैमिली कहते हैं, और मनुष्य की जो फैमिली है वो होमिनिडी है। तो सच प्राइमेट्स विच हैव अपराइट पोस्चर, सीधी खड़ी भंगिमा, डिफरेंट यूज ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, ऐसा एडॉप्टेशन जिन्होंने एक्वायर किया, ऐसे प्राइमेट्स को होमिनिडी फैमिली में स्थान दिया गया। फिर अब इसके बाद जब आगे बढ़े तो कुछ कैरेक्टर्स जो है उसमें डिसिमिलर हो गए, इसलिए और नए टैक्सॉन की जरूरत पड़ी जिसे जीनस कहा गया, और मनुष्य का जो जीनस है वो होमो है, बिकॉज मैन हैव्स एस कर्व स्पाइन। जो मनुष्य की जो स्पाइन होती है वो एस कर्व के आकार की होती है, और इसलिए उसे होमो जीनस में स्थान दिया गया। और लास्ट जो यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट आती है वो है स्पीसीज। तो मनुष्य की जो स्पीसीज है वो सैपियंस है। सैपियंस का मीनिंग होता है वॉइस। तो जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी में जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, हाई फोरहेड मीन्स जिसमें विजडम सबसे अधिक है, डेवलप्ड चिन, वेल डेवलप्ड चिन, जिसमें चिन का विकास बहुत ज्यादा हुआ हो, विकसित हो गई हो, और स्कल बोन्स जो है बहुत ही पतली हो गई हो, ऐसे होमो जीनस के एनिमल्स को सैपियंस स्पीसीज में क्लासिफाई कर दिया गया। नाउ टैक्सोनॉमिकल एड्स, जैव विविधता के अध्ययन के साधन। चैप्टर फर्स्ट लिविंग किंगडम के पार्ट 2 में हमने बायोडाइवर्सिटी और पार्ट 3 में टैक्सोनॉमिक और सिस्टमैटिक्स के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के अध्ययन के लिए हमें किन्हीं साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैव विविधता ऐसे स्थानों पर मिलती है जहां बारिश बहुत अधिक होती हो, टेम्परेचर बहुत हाई रहता हो, मतलब जीवों के रहने के लिए सभी अनुकूलन वहां पर उपस्थित हो, हमें जैव विविधता वहां पर देखने को मिलती है। तो जाहिर सी बात है, हमें जैव विविधता का अध्ययन करने के लिए हमें ऐसे स्थानों का भ्रमण करना पड़ता है। फील्ड स्टडी, जब तक हम फील्ड स्टडी नहीं करेंगे हमें जैव विविधता देखने को नहीं मिलेगी। जिस तरह से हमारे स्कूल कॉलेजेस में लेबोरेटरीज होती हैं, तो लैब प्रयोगशालाओं में आपने देखा होगा कि बहुत सारे डेड स्पेसिमेंस एक विशेष ग्लास जार्स में किसी केमिकल में रखे रहते हैं। हम उन्हें देखते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं। तो ऐसे लेबोरेटरीज और क्षेत्रीय भ्रमण, ये दोनों ही विभिन्न प्रकार के जीवों की जातियों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका हमें संग्रह और प्रमाणीकरण करने के लिए किसी न किसी विशेष स्थान पर जाना पड़ता है। तो ऐसे प्लेसेस
जहां से हमें बायोडिवर्सिटी या जैव विविधता या विभिन्न प्रकार के जीवों का कलेक्शन मिलता हो, उन स्थानों को, ऐसी जगहों को हम जैव विविधता के अध्ययन के साधन के रूप में यूज करते हैं। डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, such techniques, procedures and stored informations which are useful in identification and classification of the organisms are called as the taxonomic aids and tools. ऐसी टेक्निक्स, विधि या संचित सूचनाएं जो किसी न किसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जातियों की पहचान और उनके वर्गीकरण में सहायक होती हैं, हम उन्हें जैव विविधता के अध्ययन हेतु साधन कहते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं, जिनमें से हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स और संग्रहालय, म्यूजियम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं herbarium की। What is herbarium? Herbarium is a collection of plant specimens which have been dried and pressed and arranged in the sequence of an accepted classification. Herbarium ऐसे पादपों का, ऐसे मृत या डेड प्लांट पार्ट का कलेक्शन होता है जिसे पहले सुखाया जाता है, उसे प्रेस किया जाता है और फिर किसी सीट पर उसे एक मान्य वर्गीकरण पद्धति के अकॉर्डिंग अरेंज करके किसी विशेष टाइप की एक अलमारीज में उसको संजो करके रख दिया जाता है, ताकि हमें उचित समय पर जब भी हमें आवश्यकता पड़े किसी पर्टिकुलर प्लांट के बारे में स्टडी करने के लिए, तो हम उसे तुरंत वहां से हमारे लिए वो तुरंत ही अवेलेबल हो सके। इट फॉर्म्स अ स्टोर हाउस फॉर फ्यूचर यूज। हर्बेरियम का प्रयोग हम भविष्य में अध्ययन करने के लिए करते हैं कि यह एक स्टोर हाउस की तरह कार्य करती है। तो इसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, हर्बेरियम की फाइल कैसे बन सकती है, आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। सबसे पहला पॉइंट है कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस। सबसे पहले हम किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के स्पेसिमेंस का कलेक्शन करते हैं। उसके बाद ड्राइंग एंड प्रेसिंग, उसे छाया में किसी पेपर शीट या पेपर फोल्ड, मोटे पेपर शीट्स के नीचे प्रेस करने के लिए कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाती है, प्रेस्ड हो जाती है, तब हमारा अगला स्टेप आता है, हम उसे किसी मोटे पेपर शीट पर उसको ग्लू की हेल्प से माउंट कर देते हैं। जो पेपर हर्बेरियम शीट का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड साइज होता है वो है 28.75 इंटू 41.25 सेंटीमीटर। अगर हर्बेरियम को अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में दर्शाएं तो दिस वन इज इट्स लेंथ 41.25 सेंटीमीटर एंड 28.75 सेंटीमीटर। हर्बेरियम के कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में एक टेबल, एक लेवलिंग की जाती है उसके डिटेल्स के लिए। जैसे साइड में हमने एक प्लांट बना दिया है, प्लांट या प्लांट ट्री मान सकते हैं, और उस लेफ्ट कॉर्नर में एक टेबल बनी रहती है जिसमें हम वो हर्बेरियम किसके द्वारा कलेक्ट की गई है, कलेक्टेड बाय, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लांट का लोकल नेम, इंग्लिश नेम और उसका बोटेनिकल नेम के बारे में एंट्रीज वहां पर फिलअप की जाती है। साथ ही साथ में एक स्पेशल फीचर ऑफ द प्लांट की भी बात वहां पर की जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हर्बेरियम सीट के नीचे लेफ्ट कॉर्नर पर उनको नोटिस किया जाता है
ताकि हमें आवश्यकता पड़ने पर उस प्लांट के बारे में सारी डिटेल्स समय पर मिले। इसके बाद में इसमें जो हार्बेरियम सीड्स होती हैं, इनको फंगस से बचाने के लिए किसी प्रकार का प्लांट पार्ट्स में, सीड्स में जो भी है उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए हमें कुछ फंगिसाइड्स जैसे 0.1% सॉल्यूशन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड या पेस्टिसाइड के रूप में डीडीटी या नेफ्थलीन का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है लेबलिंग करने का। जिस स्पेसिमेंस को हम हार्बेरियम सीड पर ग्लू की हेल्प से लगाते हैं, उसके डिफरेंट पार्ट्स को प्रदर्शित करने के लिए हम उसकी लेबलिंग कर देते हैं। और लास्ट पार्ट आता है स्टोरेज, और फिर उसे किसी हार्बेरियम में कुछ अलमारीज में किसी यूनिवर्सल एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे स्टोर कर देते हैं। तो ये है हार्बेरियम। कुछ हमारे प्रमुख हार्बेरियम है, जैसे फर्स्ट है सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता। ये हमारे इंडिया का लार्जेस्ट हार्बेरियम है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ इंडिया? तो बताएंगे सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम या इंडियन बोटेनिकल गार्डन, कोलकाता। सेकंड है रॉयल बोटेनिकल गार्डन, क्यू, इंग्लैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा हार्बेरियम है, लार्जेस्ट हार्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स की, वानस्पतिक उद्यान की। क्या होते हैं वानस्पतिक उद्यान? वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर लिविंग प्लांट्स को उनके साइंटिफिक स्टडीज के लिए, रिसर्चेस के लिए कलेक्ट किया जाता है। हार्बेरियम में डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट को स्टोर किया जाता है, जबकि बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को स्टडी करने के लिए लगाया जाता है, रखा जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। A botanical garden is a garden dedicated to the collection, cultivation, preservation and display of a wide range of plants labeled with their botanical names. Botanical gardens ऐसे places होते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार की विविध varieties of plants की कलेक्शन किया जाता है, उनको कल्टीवेट किया जाता है, उनके डिफरेंट पार्ट्स को, सीड्स को, फ्रूट्स को, जनरेशन को बचाने के लिए प्रिजर्व किया जाता है। और जब वो कल्टीवेट फॉर्म में, लिविंग फॉर्म में लगे रहते हैं, या फिर जब वो स्टोर फॉर्म में रखे होते हैं, तो उन्हें हम उनके बोटेनिकल नेम के साथ में डिस्प्ले करते हैं। बोटेनिकल गार्डन्स में, एक बोटेनिकल गार्डन में क्या क्या हो सकता है? लाइब्रेरीज हो सकती हैं, लेबोरेटरी हो सकती है, हार्बेरिया हो सकती है और म्यूजियम हो सकते हैं, ताकि उनका डिटेल स्टडी हो सके, उन प्लांट्स से रिलेटेड कुछ नई रिसर्चेस हो सकें और उनको अच्छे से उनसे रिलेटेड जो डेटाज मिलते हैं उनको लाइब्रेरी में संजोकर सुरक्षित किया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट बोटेनिकल गार्डन्स, जैसे फर्स्ट है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, या इसका जो पूरा नाम है वो है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन, जिसका पहला नाम जो था वो इंडियन बोटेनिकल गार्डन था, लेकिन इसे 2009 में सर जेसी बोस के ऑनर में, सम्मान में इसका नाम बदल करके आचार्य जेसी बोस इंडियन बोटेनिकल गार्डन रख दिया गया। रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, इसका एक थर्ड नाम और भी है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इन हावड़ा, वेस्ट बंगाल, इंडिया, जो भारत के वेस्ट बंगाल में हुगली नदी पर स्थित है। ओके, 270 एरियाज
में ये विस्तृत है और लगभग यहाँ पर 1700 पादप जातियां पाई जाती हैं और इसकी स्थापना 1787 में की गई थी। सबसे यहाँ पर जो इसका जो लैंडमार्क है वो है इनॉर्मस बानियान ट्री, बृहद बानियान ट्री, जो लगभग 1000 फीट की परिधि में फैला हुआ है और जो लगभग 250 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। अगला गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन तमिलनाडु, जो रोज, विविध प्रकार के रोज के प्लांट्स के लिए फेमस है। अगला लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। यहाँ पर कैक्टस, सकुलेंट प्लांट्स, जो मांसल प्लांट्स होते हैं, मांसल पौधे होते हैं, या फिर आर्किड्स, ये इस तरह के डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्लांट्स के लिए ये फेमस है। विश्व में 525 से भी अधिक बड़े बोटेनिकल गार्डन्स और इंडिया में लगभग 122 से भी अधिक बोटेनिकल गार्डन्स की स्थापना हो चुकी है। द फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन was established in 1544 at Pisa in Italy। सबसे पहला वानस्पतिक उद्यान जो है वो 1544 में इटली के पीसा में स्थापित किया गया था। ध्यान रखेंगे, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट वगैरह की दृष्टि से पूछा जाए। व्हाट इज द फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन which was established in 1544? तो वो इटली में इसको स्टेबलाइज किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है जूलॉजिकल पार्क्स या जू या प्राणी उद्यान। तो जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे प्लेसेस होते हैं, प्राणी उद्यान ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर जब हम कुछ वाइल्ड एनिमल्स को वहां पर प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्शन दी जाती है, क्योंकि उन्हें अपने नेचुरल हैबिटेट में जब कोई जो वो थ्रेटेंड हो जाते हैं, उनको उनके अस्तित्व पर संकट आ जाता है, उनकी संख्या धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। तो ऐसे वाइल्ड एनिमल्स को ह्यूमन केयर के अंतर्गत किसी सुरक्षित स्थान पर रिप्लेस कर दिया जाता है और उसे पब्लिक के लिए या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए ओपन कर दिया जाता है। तो ऐसे स्थानों को हम जूलॉजिकल पार्क या जू कहते हैं, या फिर हिंदी में प्राणी उद्यान कहते हैं। These are the places where wild animals are kept in protected environment। ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर वन्य जंतुओं को उन्हें एक सुरक्षित माहौल में, सुरक्षित वातावरण में, मानवीय देखभाल में रखा जाता है। एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड एंड बिहेवियरल हैबिट। और वे हमें उनके भोजन, उनके व्यवहार, उनकी हैबिट, उनके हैबिटेट आदि के बारे में उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, या फिर इसका दूसरा नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी। दूसरा है एरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु। ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क है। इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क। विच वन? एरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर,
उड़ीसा। ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क है। डिफरेंस याद रखेंगे, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क। थर्ड है तिरुवनंतपुरम, या फिर इसका दूसरा नाम है त्रिवेंद्रम जू। तिरुवनंतपुरम जूलॉजिकल पार्क, केरला, इंडिया। तो ये इंडिया का पहला जूलॉजिकल पार्क है, सबसे पहली बार स्थापित हुआ था, जो कि 1859 में स्टेबलाइज हुआ था। तो ये 3 एग्जांपल्स है, तीनों में हम डिफरेंस याद करके रखेंगे अच्छे से। पूछा जाता है अगर विच वन इज द फर्स्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ द इंडिया, देन त्रिवेंद्रम जू। विच वन इज द फर्स्ट लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया, तो हम बात करेंगे अन्ना जूलॉजिकल पार्क। ओके, इसके बाद में बात करते हैं हम म्यूजियम्स की। तो म्यूजियम्स क्या होते हैं? म्यूजियम्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर डेड एनिमल्स को उनके फ्यूचर स्टडी के लिए संरक्षित करके रखा जाता है। ऐसे स्थान होते हैं जहां पर जंतुओं को उनकी होल बॉडी को, उनके बॉडी पार्ट्स को मृत अवस्था में स्पेसिमेंस के रूप में एक विशेष टाइप के केमिकल में संरक्षित करके रख दिया जाता है, जिसे हम म्यूजियम्स कहते हैं। Museums have collection of preserved plants and animals for study and reference. Museums ऐसे प्लेस होते हैं जहां पर पौधों और जंतुओं को प्रिजर्व्ड फॉर्म में रेफरेंस के लिए रखा जाता है, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गए, कुछ फर्न्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, एटसेट्रा। अगर हम एनिमल की होल बॉडी को म्यूजियम में अगर प्रिजर्व करते हैं तो उसे 4% फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रख दिया जाता है, ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पर हमने चर्चा की। इसके साथ ही हमारा ये लिविंग किंगडम का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक स्टडी करिए, मन लगा करके पढ़िए और वीडियो को कई बार देखिए। अगर समझ नहीं आता है तो, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमें कमेंट करिए, हमसे पूछिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।